नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की शुरुआत अहम और बड़ी जानकारी से। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर ऋषिकेश से, जहां सरस आजीविका मेला 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को इस दौरान मौका मिलेगा। आजीविका मेला से स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा भी दिया जाएगा। सरस आजीविका मेला 2025 का भव्य उद्घाटन हो चुका है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और अब इसके द्वारा स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को मौका दिया जाएगा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। यह अहम जानकारी ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां सरस आजीविका मेला 2025 की शुरुआत कर दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और इस दौरान इस पूरे मेले के जरिए स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जिसके जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ स्थानीय कारीगरों के कौशल को बढ़ावा मिलेगा और ये उभर कर सामने आएगा। विश्वास है कि ये पहल हमारे छात्रों और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके कैरियर निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, हमारी बहनों के द्वारा जो एक अद्वितीय कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच मिलता है, वहीं ये मेले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे मेलों के माध्यम से हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमों के साथ साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल स्वदेशी अपनाओं के संदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना एक संकल्प है, मुझे बताया गया। और जब हम कोई स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान की खरीद नहीं होती है, बल्कि वो हमारे ग्रामीण कारीगरों को, मातृशक्ति को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के सपनों का उनके निवेश भी होता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि हमारे किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमों को, उनकी आजीविका को भी सुरक्षित करता है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव स्वदेशी पर टिकी है। ये मेला उसी दिशा में एक सशक्त कदम है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमारी मातृशक्ति ने सबसे पहले आत्मसात किया है और आज हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने श्रम से और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को एक नया आयाम दे रही हैं। और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, मैं अनेकों बार कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं। और मैं सच में कहूं तो उनको फेल करके कहीं बहुत अच्छा अपना एक आगे उन्नत प्रकार की चीजों को जन समूह के सामने, देश और दुनिया के सामने लाने का काम करती हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस मेले में लगे स्टॉल से स्वदेशी उत्पादों को खरीद करके स्वदेशी अपनाओं के अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, समृद्ध होती है, सशक्त होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का काम करती है। इसी को देखते हुए हमने लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना
उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक हमारे राज्य की 1,65,000 रुपए से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा लगभग 2,000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपए के विपणन में उद्यमशीलता की एक नई मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा लॉन्च किए गए, जिसका शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना सुदृढ़ करने और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहा घाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। देहरादून में भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में सदस्यता और चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा, एआईसीसी सचिव सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमितर बुल्लर मौजूद रहे। वहीं करण महारा ने अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को नई ऊर्जा देगा। 24 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी यूथ कांग्रेस में और 9 नवंबर से सदस्यता अभियान चलेगा। उसमें फिर स्क्रूटनी होती है और उसके 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, स्क्रूटनी के जस्ट बाद चुनाव होगा और मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक नई कार्यकारिणी आपके सम्मुख आएगी। राहुल गांधी जी के द्वारा आम लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के बच्चों को भी मौका मिले राजनीति में आने का और समाज और सिस्टम में परिवर्तन का, उस नियत से एक लोकतांत्रिक परंपरा को शुरू किया गया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग कहते हैं वंशवाद चल रहा है, ये चल रहा, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने संगठन में युवा कांग्रेस और अब एनएसयूआई में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये प्रक्रिया किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं है, जो युवा कांग्रेस की प्रक्रिया आदरणीय राहुल गांधी ने शुरू की है। और आज हम लोगों ने प्रेस इसलिए की कि हम बता सके अपने साथियों को कि 24 से नॉमिनेशन स्टार्ट हैं, ऑनलाइन ये नॉमिनेशंस किए जाएंगे। उसकी अन्य प्रक्रिया बताने के लिए यहाँ हमारे ऑब्जर्वर के साथ साथ प्रकाश जी आए हैं, जो इसको देखेंगे। और इस चुनाव प्रक्रिया के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टीम मिलेगी वो एक अच्छी टीम मिलेगी और 2027 के चुनावों में उस टीम के आने से एक बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदेश भर में जन जागरूकता यात्रा शुरू की है। इसी को लेकर कांग्रेस का दावा है कि इस योजना से युवाओं को नुकसान होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि योजना जनहित में है और हजारों युवा इससे भरते हुए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये केवल जन विरोध की राजनीति कर रही है, जबकि योजना से लाभ स्पष्ट है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया। भाई, जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चे भर्ती होकर के जा रहे हैं। अगर वो योजना ही खराब होती, अगर उस योजना का स्वरूप ही खराब होता तो वो बच्चे क्यों जाते हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है।
और दूसरी बात क्या है कि इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10% अग्निवीर से जो बच्चे 4 साल के बाद आ जाएंगे उनको सरकारी नौकरी में स्थान देंगे, और प्रारंभ भी कर दिया। उसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर की महिंद्रा है, टाटा अपने कंसल्टेंसी है, ऐसे बहुत बड़े जो कंस्ट्रक्शन हैं देश के, उन्होंने भी तय किया। यानी बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अग्निवीर योजना चालू की गई है। अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, तो इसलिए जो है कि भाई कांग्रेस का तो काम ही विरोध का रह गया। जमीन में जाना नहीं, देहरादून में खड़े होकर विरोध करना, उसके बाद चाय कॉफी पीना, घर चले जाना, ये कांग्रेस की राजनीति की एक मतलब वो हो गई है, आदत जैसी हो गई है। तो इसलिए अब क्या हम उनसे कह सकते हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करे, जहां पर उनको जो चीज उठानी है जनहित की उसको उठाएं, हर मुद्दे पर जो है कि इस तरह की बातें न करें, ये हम लोग चाहते हैं। प्रदेश में बच्चों के कफ सिरप को लेकर लगातार ड्रग कंट्रोलर की बड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 63 सैंपल लिए गए हैं, जिसको लेकर ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि 15 दिन में लैब रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक बच्चों के सिरप की प्रदेश में बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कार्रवाई के दौरान सभी जिलों में सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूनिट में 44 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी इंस्पेक्शन किए हैं, और वहाँ पर जहाँ जहाँ ये सिरप बन रहे हैं उनको सारे इंस्पेक्टरों को आदेशित किया है कि उनके सारे सैंपल ले जाएं, और जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उनके जो अवश्य सैंपल हैं, जो रॉ मटेरियल से ये इश्यूज आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग 35 निर्माता जो लिक्विड बनाते हैं, उसमें से कप सिरप बनाने वालों के हमने सभी की जाँच शुरू कर दी है। अब देखेंगे जैसे कप सिरप से इश्यूज आ रहे हैं, सारे स्टेट में ये मुहिम चल रही है। हमने इसी के तहत 63 सैंपल कप सिरप से लिए हैं, और अभी सारे इंस्पेक्टर को आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी दवा इस तरह की हमारे स्टेट में न बिके जो कि जानलेवा हो सकती है। और आम लोगों से क्या अपील है, कितने साल के बच्चे से ले सकते हैं, कितने के लिए घातक है? मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप 4 साल से नीचे किसी भी बच्चे को ये कोई कप सिरप न पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक है, और इसको यूज करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, और जो भी दवाइयाँ आपने ऐसी अपने घर में रखी हुई हैं उनको ज़रूर आप डिस्ट्रॉय करें, फ्लश कर दें उसको। बाजपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग और दौराहा चौकी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए 2 कुंतल नकली पनीर और 5 किलो नकली मक्खन जब्त किया। इसी को लेकर टीम ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में सप्लाई किए जा रहे दूध और पनीर के सैंपल भी भेजे। साथ ही दौराहा के नजदीक नाले में नकली सामान नष्ट किया गया। वहीं कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह कठायत ने कार्रवाई का भी जायजा लिया। जो हमारा दीपावली त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर दौराहा बाजपुर में सुबह से ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी के रामपुर मुरादाबाद से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों में दूध एवं दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फोकस किया गया, ताकि उत्तराखंड में आने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, तथा आम भुगताओं को कोई भी मिलावटी या दूषित सामग्री उपलब्ध ना हो, वो रोकी जा सके, किसी भी प्रकार की मिलावट। त्योहार को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार सर ने विशेष निर्देश दिए हुए कि बॉर्डर में जगह जगह जो भी जो है यूपी या अन्य प्रदेशों से सटे हुए बॉर्डर हैं उनमें जो है विशेष सघन अभियान चलाया गया, और अभियान के तहत जो भी संदिग्ध और दूषित खाद्य पदार्थ यदि पाए जाते हैं, यदि उनकी जो है कंडीशन सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, और जो है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट की संभावना होती है, तो उसको देखते हुए उन खाद्य पदार्थ का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के बाद जो है उनकी सैंपलिंग की जाए, तथा दूषित अवस्था में तथा अस्वास्थ्यकर अवस्था में जो भी खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं उनको जो है मौके पर ही जनहित में नष्ट करा दिया जाए। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कलेक्टर भवन में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कुल 65 शिकायतों की सुनवाई की। इनमें से अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग, भूमि पैमाइश और नामांतरण से संबंधित रही। इन सभी के अलावा बिजली, राशन और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं पर भी कार्रवाई हुई। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल और संतोषजनक समाधान देने के निर्देश दिए।
देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं, उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं, उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया। सर, इस पे दोबारा बताएं, 9 सितंबर का कार्यक्रम का लक्ष्य और सर पूरी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारी है सर? चलिए रुक करेंगे इस वक्त की आ रही है एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां अनियंत्रित कार पहाड़ी के पत्थर से जाकर टकरा गई और नदी में गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। अनियंत्रित कार पहले पहाड़ी से टकराई और उसके बाद जाकर नदी में गिरी है। इस दौरान एसडीआरएफ और यहां पर मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सफल रेस्क्यू कर यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये सड़क हादसे से जुड़ी अहम जानकारी, जहां अनियंत्रित कार पहाड़ी के पत्थर से टकराई, इस दौरान ये हादसा हुआ। 5 लोगों इस दौरान हादसे हुए हैं और एसडीआरएफ और 108 की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के आदेश पर सराफा व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। साथ ही मंगलौर हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के चालान काटे गए और कुछ वाहनों को सीज भी कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता जारी रखने का भरोसा दिलाया। जैसे कि सभी को विदित है, त्योहारी सीजन भी आ रहा है और उसके चलते जो संदिग्ध वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो लगातार चेकिंग की, सत्यापन की और वाहन चेकिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंगलौर द्वारा आज जो कार्रवाई की गई, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाले जो वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं, वो हमारे द्वारा उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई, अन्य कार्रवाई भी की गई। साथ ही साथ जो हमारे ज्वेलरी के जो ओनर्स हैं, जो हमारे बाकी आड़त से लेकर के अच्छे जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन सबसे भी वार्ता की गई। सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए उनको बताया गया और अन्य जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी आपस में शेयर किए गए किसी भी आकस्मिक स्थिति में। चमोली के थराली से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां आर्मी के सीएसडी कैंटीन में तैनात हवलदार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी ने 13 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर कैंटीन में बुलाया, लेकिन वो भाग निकली। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में उसे पेश किया। कल थाना थराली पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी ने बताया कि उसकी माइनर लड़की थी, जिसके साथ वहीं आर्मी कैंटीन में कार्यरत एक हवलदार के द्वारा अनुचित आचरण किया गया और छेड़खानी की गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया 74 BNS और पोक्सो के अंतर्गत, और जो भी उसमें अभियुक्त है उसे अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। आगे की इसमें विवेचना जो है वो जारी है। हरिद्वार के कनखल स्थित प्राचीन मुनि मंडल आश्रम पर कब्जे की साजिश का मामला तूल पकड़ रहा है। बता दें, आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद राघव महाराज ने आरोप लगाया है कि कुछ तथाकथित संत धमकी और हिंसा के जरिए आश्रम पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके चलते 12 जुलाई की घटना का वीडियो सबूत पुलिस को सौंपा गया और इसी कड़ी में संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। वह गुंडे आए दिन आश्रमों में महात्माओं को धमकाते हैं, महात्माओं की संपत्ति कब्जा करते हैं और यहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं से वो मिले हुए, और उसके बाद वो आश्रम बिक जाता है।
या फिर कोई विरोध करता है तो वो गायब हो जाता है, मर जाता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों ये कुछ लोग अखाड़ों में घुस करके ये लीला कर रहे हैं। ये लीला हरिद्वार को अगर बचाना है तो इसे बंद करनी पड़ेगी और इस पर अंकुश सरकार को लगाना पड़ेगा कि आपको पिछले दिनों पता ही है, पिछले दिनों 65 आश्रम माफियाओं ने कब्जा कर लिए, बाकायदे लिस्ट, उसमें से बड़ा उदासीन आखड़ा आश्रम बेचे गए, बहुत सारी संपत्ति बड़े आश्रम की, बड़ा उदासीन आश्रम की पिछले 2024 की 23 की बात है। इन्होंने स्वयं कहा, हमारी ने इनके स्वयं कहा, और ये मेरे पास ही आए थे और इन्होंने कहा महाराज गुंडों ने हमारे ले लिए, लेकिन पता लगा बाद में साठगांठ कि इन्होंने वो संपत्तियां बेची, वैसे ही नहीं कब्जा किए कि सस्ती बस्ती बेचते हैं। तो ये इनका धंधा चला हुआ है। अब इनके बहुत पुराना मुनिमंडल आश्रम पर नियति है, ये नियति बिल्कुल भी सफल नहीं होने दी जाएगी। मैं धर्म संसद के अध्यक्ष के नाते और हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूं, हमारे ये धर्म संसद के सम्मानीय सदस्य पहले से शिवानंद जी महाराज, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अखाड़ों में जो गुंडे भर्ती कर लिए हैं और अखाड़ों के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, ये बिना विलंब करेंगे अखाड़े के लोग इन पर कार्रवाई करें, बाहर भेजे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि 1.5 महीने की जांच के बाद पुलिस ने भी पाया कि आश्रम में गुंडागर्दी हुई। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां बाजपुर, जसपुर और काशीपुर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवा और बारिश, मौसम इससे सुहावना हुआ। ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के आसार हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है। बाजपुर, जसपुर और काशीपुर ये जगह जहां पर मौसम में यहां पर बदलाव होता हुआ नजर आया। तेज हवाओं और बारिश के बाद यह मौसम सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ बारिश की भी संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ लोगों से अपील की गई है सतर्क रहने की और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जनता टीवी के साथ।